गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज फंडामेंटल राइट पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट किस तरह से हमारे संविधान में, हमारे सिस्टम में इमिनेट किया और कहाँ से वह स्टार्ट हुआ। तो फंडामेंटल राइट के साथ सबसे पहली बात यह है कि हम इसको प्रियम्बल से देखने की कोशिश करते हैं। जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है वहाँ से फंडामेंटल राइट का आरंभ होता है, वहाँ से फंडामेंटल राइट के बारे में हमको सूचना मिलनी शुरू होती है। तो जो हमारा प्रियम्बल है वहीं पर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यह जो चार शब्द आप देखते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन शब्दों के साथ ही फंडामेंटल राइट के बारे में समझ शुरू हो जाती है। उसके बाद जो तीन शब्द आते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यह चारों शब्द फिर फंडामेंटल राइट के बारे में अपनी बात कहना स्टार्ट कर देते हैं। जो शब्द फ्रेटर्निटी है वह डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह हमारे संविधान की उद्देशिका में, वह हमारे संविधान के प्रेमबिल में उसका जिक्र किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका से ही फंडामेंटल राइट के बारे में हमारी समझ आरंभ हो जाती है। जो उसके बाद जो नकली बात, जो नेक्स्ट बात आती है फंडामेंटल में, वह है कि संसार के जितने जनतांत्रिक देश हैं, कमोबेश सब देशों ने नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में बात की है। तो संसार में लगभग सभी जनतांत्रिक देशों के संविधान में मूल अधिकारों का कमोबेश जिक्र पाया जाता है। जो हमारे परंपरागत नेचुरल अधिकार हैं, उसी को हम फंडामेंटल राइट के रूप में भी देखते हैं। तो जो हमारा परंपरागत नेचुरल अधिकार है वही फंडामेंटल राइट है। अगर दोनों के बीच एक साम्यता स्थापित करने की बात कही जाए तो जो परंपरागत अधिकार है, उस परंपरागत अधिकार से जो नैसर्गिक अधिकार है, उससे ही हमारे फंडामेंटल राइट का जन्म होता है। सबसे पहले इसके बारे में बात लॉके ने की। लॉके के बाद यह फ्रांसीसी संविधान में आया, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है, उस फ्रांसीसी क्रांति से आया। अगर आप भारत के संविधान के आप प्रियम्बल को ध्यान से देखें तो आपको जो फ्रांसीसी क्रांति के तीन शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आपको तीनों के तीनों शब्द भारत के संविधान के प्रियम्बल में दिख जाते हैं। यू ओपन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन सी वेरी क्लियरली द वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. All these words have been inserted in the preamble of the Constitution. These word has been taken the shape first time from the language and teaching of the Locke. Then it has been adopted by the French Revolution. तो अगर एक सवाल आता है कि क्या फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का भारत के प्रस्तावना में जिक्र हुआ है नहीं, या क्या फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का भारत के संविधान में समावेश हुआ है नहीं, उसका उत्तर क्या होगा? सकारात्मक उत्तर होगा कि यस, फ्रांसीसी क्रांति के तत्वों का भारत के संविधान में समावेश हुआ है। जो अगर मूल अधिकारों को ध्यान में रखकर हम देखें तो अमेरिका का जो संविधान है वह पहला लिखित संविधान है, और फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में बहुमत संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख करने के पक्ष में नहीं था। तो जब पहली बार अमेरिका का संविधान लिखा गया और फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में संविधान के बारे में बातचीत आरंभ हुई, उस समय मूल अधिकारों को संविधान में लिखने का उल्लेख नहीं था। उस समय की जो सरकार थी वह जनता के अधिकारों या हितों की बात को इस तरह से प्रस्तुत कर रही थी कि वह कह रही थी कि इसका संविधान में समावेश करना खतरनाक हो सकता है। उसका तर्क क्या दिया गया कि अगर मूल अधिकारों को संविधान में समावेशित कर दिया जाएगा
तो सरकार ऐसी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सचेत कर देगा जो शक्तियां वास्तव में सरकार के पास होती ही नहीं है। तो अगर आप कहें तो मूल अधिकारों का वह समावेश इसलिए विरोध कर रहे थे कि अगर मूल अधिकारों का अमेरिका के संविधान में समावेश कर दिया जाएगा तो सरकार सचेत हो जाएगी और मूल अधिकारों का हनन करेगी। और उन्होंने कहा अगर संविधान में यह प्रावधान किया जाए कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती, तो वास्तव में सरकार को यह सुझाना होगा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों को मूल संविधान में समावेशित नहीं किया गया। लेकिन 1791 जो संविधान के प्रथम 10 संशोधन हुए, उन संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का भाग बना दिया गया। तो 1791 में जो प्रथम 10 संशोधन हुए, इसके द्वारा मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान का अटूट अंग बना दिया गया और इस प्रकार अमेरिका विश्व का पहला संविधान बना जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों को मूल संविधान का अंग बना दिया गया। बाद में बनने वाले सभी देशों के संविधानों ने अमेरिका के संविधान को फॉलो किया। देखिए, हम आपको आपके सिलेबस में एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक पार्ट है कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन। The same time when I am teaching to you the Indian Constitution, I am trying to teach you the comparison with the other constitution also. अगर हम भारत के संविधान में देखें तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, जो भाग 3 में किया गया है। और भाग 3 के मूल अधिकारों में जिक्र करते समय एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। जब भारत का संविधान बनाया गया तो मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में समावेशित कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून सरकार राज्य नहीं बनाएगा जिसके कारण मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण हो गए, राज्य और विधि। तो राज्य और विधि 2 महत्वपूर्ण शब्द हो गए इस सेंटेंस में कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। तो भाग 3 में जो उल्लिखित मूल अधिकार हैं वह व्यक्ति के मूल अधिकार हैं। उन अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन जो अधिकार भाग 3 के बाहर लिखे गए हैं उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। भाग 3 में जो मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, उन मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय में शरण लेकर उपचार प्राप्त कर सकता है। जिन अधिकारों का भाग 3 में जिक्र नहीं किया गया है उसके हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 या 226 के तहत न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। लेकिन अमेरिका में इससे विपरीत है। अमेरिका में नागरिक संविधान में जो अधिकार वर्णित किए गए हैं उसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारों का भी दावा कर सकता है जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक हो। तो एक और फर्क आ गया भारत और अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों और अधिकारों को लेकर। भारत में जो अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं उसके उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में शरण लेकर उपचार प्राप्त कर सकता है। जो भाग 3 में उल्लिखित नहीं है उस पर वह मूल अधिकार के नाम पर उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है।
लेकिन अमेरिका के संविधान में व्यक्ति मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अधिकारों के लिए भी दावा कर सकता है जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक हों। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का आधार लेकर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का आधार लेकर अमेरिका में न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार को बढ़ा सकती है, लेकिन भारत में नागरिक उन अधिकारों के अतिरिक्त जो संविधान में लिखे हुए हैं अन्य किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इट इज क्लियर, नॉट क्लियर? यह स्पष्ट हुआ या स्पष्ट नहीं हुआ? राइट फास्ट। अगर ये देख, हम लोग संविधान को आराम से धीरे धीरे करते हैं और इसको बहुत समझ के करते हैं। अगर यह क्लियर हो गया हो तब हम आगे चलने की बात करते हैं। तो भाग 3 में लिखे अधिकारों के उल्लंघन पे न्यायपालिका को संरक्षक का दर्जा दिया गया है। तो भारत में मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका के पास है। आपातकाल के अतिरिक्त आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। तो इस तरह यह कहा जा सकता है कि नागरिकों को देने वाले मूल अधिकार एब्सोल्यूट तथा असीमित नहीं है। तो एक सवाल और बन गया कि क्या भारत के संविधान में दिया गया अधिकार एब्सोल्यूट है? तो यह एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि आपातकाल के समय में दिया गया मूल अधिकार निरस्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह मूल अधिकार असीमित नहीं है, वह किसी प्रक्रिया के तहत संचालित किए जाते हैं। अब हम इस बात को अगर ध्यान में रखकर समझने की कोशिश करें तो यह मूल अधिकार देने का पूरा मंतव्य क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी। अगर आप एक बात समझने की कोशिश करें, इस मूल अधिकार को देने के पीछे पूरा मंतव्य क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इंडिविजुअल लिबर्टी को सिक्योर किया गया, इंडिविजुअल लिबर्टी को सिक्योर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और उस इंडिविजुअल लिबर्टी पर कोई अटैक होता है तो जुडिशियल प्रोसेस आपकी हेल्प करेगा। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि जो भारत में मूल अधिकार पार्ट 3 में इतने विस्तार से लिखे गए, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि इंडिविजुअल लिबर्टी को सिक्योर किया जाए। इंडिविजुअल लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए एक तो संविधान के भाग 3 में विस्तृत उपबंध किया गया। दूसरा उसका प्रोटेक्शन, उसका गार्जियन न्यायालय को बनाया गया। अगर राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को किसी तरह से आहत करता है, अगर राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को किसी तरह से आहत करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, और न्यायालय गार्जियन है। तो जो इंडिविजुअल राइट है उसका गार्जियन कौन हुआ? उसका गार्जियन न्यायालय हुआ। तो जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन इंग्लैंड एज एल्सवेयर। तो जो जुडिशरी है वह इंडिविजुअल राइट का गार्जियन होगा। अगर सवाल क्या का हो गया, इंडिविजुअल राइट का गार्जियन कौन है? ए संसद, बी संविधान, सी जुडिशरी। किसको नहीं आ रही वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीवन हैज अ प्रॉब्लम विद द वॉइस? तो सवाल क्या हो गया कि कौन हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी का गार्जियन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गार्जियन। आवाज आ रही है नहीं आ रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गार्जियन कौन है? आंसर क्या? ए पार्लियामेंट, बी संविधान, सी जुडिशरी,
डी राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो गया? इंडिविजुअल लिबर्टी का गार्जियन जुडिशरी है। तो जो इंग्लैंड में, अब देखिए इंग्लैंड और इंडिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड में कोर्ट हैव द फुलेस्ट पावर टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। While in England the court have the fullest power to protect the individual against the executive, the courts are powerless as against the legislative aggression upon the individual right. Just try to understand these two lines. England में, in England the court have the fullest power to protect the individual against the executive. कार्यपालिका के आतंक के खिलाफ, कार्यपालिका के आतंक के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के कार्यपालिका के आतंक के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने की पूरी ताकत न्यायालय के पास है। लेकिन अगर विधायिका कोई आक्रमण करती है तब न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है। तो अगर हम इसको छोटे में कहना चाहें, no fundamental rights binding upon the legislature in England. Again, try to understand this phrase, because this phrase has the two concepts: the protection against executive and the protection against the legislature. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, we need to understand the comparative constitution also, because if you see your syllabus has the comparative constitution also. इसीलिए मैं साथ साथ आपको और देशों के संविधान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड में अगर एग्जीक्यूटिव किसी तरह से मूल अधिकारों का हनन करता है तो न्यायालय मदद कर सकता है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर मूल अधिकारों का हनन करता है तब न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग अपॉन द no fundamental rights binding upon the legislature in England. It's a very important concept. इस पर सवाल हमेशा आएगा कि इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट में एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट क्या रेमेडी है और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट क्या रेमेडी है। अगर एग्जीक्यूटिव किसी तरह से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं तो न्यायालय के पास पूरी ताकत है। अगर विधायिका किसी तरह से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है तो न्यायालय के पास कोई ताकत नहीं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में फंडामेंटल राइट में एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी अटैक करें, न्यायपालिका के पास उपचार देने की पूरी ताकत है। अगर हम इसको यूएसए से देखने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू सी फ्रॉम यूएसए, तो जो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, जो कंटेन करता है फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इक्वली बाइंडिंग अपॉन लेजिस्लेचर एज अपॉन द एग्जीक्यूटिव। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वायलेशन। आप एक चार्ट बनाओ, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इंग्लैंड, इंडिया, यूएसए। अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, इंग्लैंड में रेमेडी अवेलेबल है। अगेंस्ट लेजिस्लेचर, इंग्लैंड में रेमेडी अवेलेबल नहीं है। और इंडिया में अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव रेमेडी अवेलेबल है, अगेंस्ट लेजिस्लेचर रेमेडी अवेलेबल है। कम ऑन द यूएसए, अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव रेमेडी अवेलेबल है, अगेंस्ट लेजिस्लेचर रेमेडी अवेलेबल है। तो जो अमेरिका का बिल ऑफ राइट बना, जिसमें फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आते हैं, जो इक्वली बाइंडिंग करता है लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट हैज बीन द एस्टेब्लिशमेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एज अपोज टू द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अगेन लिसन केयरफुली, द कॉन्सेप्ट propounded in the USA by the first 10 amendments of the Constitution is giving a conclusion that in the United States the judicial supremacy as opposed to the parliamentary supremacy. Clear हुआ नहीं clear हुआ? The moment you find any problem, write on the chat. The moment you find any problem. इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में साइमन कमीशन और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी,
जो रिस्पॉन्सिबल थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिए। आप लोग क्या है चैट पे लिखते रहो तो उसको पता लगता रहे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं बीए से लेकर आईएएस का एग्जाम सारे के सारे एस्पायरेंट हैं। तो लेट मी अंडरस्टैंड कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। तो इंडिया में साइमन कमीशन और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये रिस्पॉन्सिबल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर हमारा यह संविधान बनाया गया है। एक सवाल आ चुका है एक साल, जस्ट वेट मिनट। एक सवाल, होप इट इज बेटर, जस्ट सी, बेहतर हुआ, होप इट इज बेटर। हाँ, एक सवाल आ चुका है, बेटर हुआ, आवाज बेहतर हुई। एक सवाल आ चुका है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और भारत के संविधान की तुलना, उस सवाल को हम लोग कभी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको शुरू से तैयार कर रहा हूं कैसे आप सवालों को समझे। तो साइमन कमीशन और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये दो रिस्पॉन्सिबल थे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, उसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पार्ट बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फंडामेंटल राइट एक पार्ट बने। तो आप एक कोटेशन लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन आर यूजलेस। Write down this question. Abstract declarations are useless unless there exists the will and the means to make them effective. Again write. मैं अभी हिंदी में कर देता हूँ. First write in the English. Abstract declarations are useless unless there exists the will and the means to make them effective. एक अस्पष्ट घोषणा किसी कार्य के लिए नहीं होती है। एक अस्पष्ट घोषणा किसी कार्य किसी तरह से उपयोगी नहीं होती है जब तक उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए कोई रास्ता न बताया जाए। तो यह एक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समय कहा गया था। ये कभी न कभी आपके किसी कोर्ट में आ सकता है। तो उन्होंने यह कहते हुए उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वह पार्ट ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बने। तो जो मॉडल हमने लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, हमने यूनाइटेड स्टेट्स दिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक कंप्रोमाइज है बिटवीन द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट जो इंडियन मॉडल है वह क्या है? वह है एक कंप्रोमाइज बिटवीन द डॉक्ट्रिन ऑफ
पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। भारतीय संविधान का जो मॉडल है वह एक समझौता है संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की श्रेष्ठता के बीच। तो जो हमारा पार्लियामेंट है ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ए सॉवरेन एज इज बीइंग सेड फॉर द इंग्लैंड। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सॉवरेन है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं, वो सर्वोच्च नहीं है, वह इंग्लैंड के सेंस में नहीं है। भारत में संसद के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि वह न्यायालय द्वारा परीक्षित हो सकती है, ऐसी संकल्पना इंग्लैंड में नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनको इस बात का अधिकार है कि वह डिक्लेयर कर सकते हैं कि बनाया गया कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी संसद है वह कोई भी कानून बनाएगी तो उस कानून की वैधता का परीक्षण हमारे न्यायालय कर सकते हैं। लेकिन एक 9th शेड्यूल हमारे में डाल दिया गया है, तो नो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द लॉ इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन और आफ्टर 24 अप्रैल 1973। 1973 के बाद कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं रह गया। तो पार्लियामेंट जो हमारी है वह इंग्लैंड की तरह से पूरी तरह से अपने आप में सर्वोच्च नहीं कही जा सकती। यह एक इंटरेस्टिंग पार्ट था जो हमारा यह बताता है कैसे हमारे संविधान के मूल अधिकारों का जन्म हुआ। अब हम आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी पे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। जो हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4A है, वो जो अगर हम दोनों को साथ पढ़ के चलें तो हमारा गोल क्या आता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नोट डाउन दीज वर्ड्स कि अगर हम पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 4A में क्या है? मूल कर्तव्य। अगर हम तीनों को साथ लेकर पढ़ें तो एक कंक्लूजन क्या आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस गोल की बात करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो सेट आउट किया गया है प्रीएम्बल में। जो सेट आउट किया गया है प्रीएम्बल में। जब भी आप कोई आंसर करेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, उसको आंसर करते समय आप निश्चित रूप से जिक्र करेंगे। किसका करेंगे? प्रीएम्बल का। इस लाइन को आप रटो, इस लाइन को लिखना ही लिखना है। वो लाइन क्या है? पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर constitute and explain the lofty goals of the justice, liberty, equality, fraternity and dignity of the individuals set out in the preamble। यह मेरी लाइन नहीं है, ये MP सिंह बहुत बड़े एक राइटर हैं जो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट करते हैं, जो लॉ के हम जानते होंगे। यह लोग बात करते हैं, यह उनकी लाइन। इसको आप रट के लो, मैं इसको हिंदी बताता हूं। भाग 3, भाग 4 और भाग 4A आपका जो संविधान है, इसको अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो यह एक बहुत उच्चस्थ सिद्धांतों की बात करता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गरिमा जो प्रीएम्बल में, जो प्रस्तावना में लिखे गए हैं, उनको बहुत विस्तार से बताने का प्रयास करता है। तो आप जब भी देखें तो प्रीएम्बल को और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A तीनों को अगर आप चारों को मिक्स करेंगे तो 4 कॉन्सेप्ट आते हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स।
ये क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? ये जो ह्यूमन राइट की डोमिनेंट थ्योरी है, देखिए आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एसे ऑल्सो, फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो, फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। यू रेस्ट एश्योर, मेरे लेक्चर से बाहर सवाल बनना आसान नहीं होगा। इतना ज़्यादा मैं रिसर्च करके पढ़ाता हूं कि आपको मेरे लेक्चर से बाहर सवाल बनना आसान नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर, इसको याद करने की कोशिश करो। तो जो हमारा ह्यूमन राइट है, उस ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है। स्टेट के पास निगेटिव ऑब्लिगेशन भी है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी है। अगर हम इसको ध्यान में देखें तो जो हमारा डोमिनेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट है, वी मे क्लासिफाई these three parts respectively: negative obligation of the state not to interfere with the liberty of the individual, and positive obligation of the state for the welfare of the individual. So three concept I am giving you: one negative, second not to interfere, third the positive obligation. Again listen carefully, I am giving you three concept: negative, not to interfere and the positive obligation. तो हमारे संविधान के पूरे सिद्धांत में जो तीन तरह की बातें कही गई हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशन, नॉट टू इंटरफियर एंड द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो जो पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A है, अगर तीनों को हम जोड़कर देखें तो यह एक अरेंजमेंट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। निगेटिव, नॉट टू इंटरफियर एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, तीनों का एक कंबाइंड अरेंजमेंट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इन सारे अरेंजमेंट को देखते हुए न्यायालय के पास यह एक उत्तरदायित्व है कि वह पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच एक सामंजस्य की स्थापना करे। और जो हमारा दो पार्ट है, पार्ट 3 और पार्ट 4, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह दोनों समान है, न तो कोई इंफीरियर है और न ही कोई सुपीरियर है। नाउ कम ऑन द वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि जो हमने पहली बात शुरू की थी कि स्टेट की संकल्पना की बात शुरू की थी। हमने क्या बोला था? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। तो उसमें पहला शब्द है राज्य। लेट अस स्टार्ट द एनालाइजिंग द वर्ड स्टेट, कि वर्ड स्टेट से हमारा क्या ताल्लुकात है, वर्ड स्टेट से हम क्या समझते हैं। तो हम सबसे पहला शब्द समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य क्या है, राज्य किस तरह से आगे आता है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, जो इसेंशियल, बेसिक, नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट है, यह राइट हमारे राज्य के संदर्भ में है। तो जो राज्य का संदर्भ है, जो राज्य कहता है, वह राज्य है क्या? अगर हम राज्य को समझने की कोशिश करें तो संविधान का अनुच्छेद 12, If you see Article 12 of the Constitution where the state has been defined, अगर आप देखें उसमें 4 है, A, B, C, D. Just open the Constitution and see Article 12. State includes number 1, government and the parliament. Number 1, government and the parliament. Number 2, government and the legislature. Number 3, लोकल और अदर अथॉरिटीज। नंबर 4, अदर्स। अगर आप आर्टिकल 12 देखें और आप ये समझने की कोशिश करें कि स्टेट का मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल 4 स्टेट में 4 चीज बोल रहा है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप इसको लिखें, नोट डाउन दिस, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर। तीसरा, ऑल लोकल अथॉरिटीज। चौथा, अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर जो चौथा पार्ट, डी पार्ट है, वहां से टफ सवाल शुरू होगा। अगर हम इसको चारों को डिफाइन करें, अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो इतना साफ नहीं दिखता जितना मैं साफ बताने की कोशिश कर रहा हूं।
Now you open the Article 12 in the Constitution and then you listen me. Then you find a vast difference between these two concepts. आर्टिकल 12 में जो लिखा है उसको मैं तोड़ रहा हूं 4 चीज है। आप लिखो ए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बी, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, सी, ऑल लोकल अथॉरिटीज, डी, other authorities within territory of India or under the control of central government। तो जब स्टेट की परिभाषा की जाएगी, सवाल क्या है? सवाल क्या है? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। इसमें पहला शब्द जो राज्य है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य शब्द पर सवाल कैसे बन सकते हैं। उस सवाल को समझने के लिए हमको पहले राज्य की परिभाषा को समझना होगा। राज्य की परिभाषा कहां है? आर्टिकल 12 में है। उस राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल, उसको हम तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने से हमको 4 चीज दिखती है। आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब क्या है? ए, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, B, the government and legislature of a state, C, all local authorities, D, other authorities within territory of India or under the control of central government। लिख लिया? इस चारों में पहला, दूसरा, तीसरा काफी क्लियर है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। जो चौथा है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसकी संविधान में व्याख्या नहीं हुई है। अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज क्रिएटिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स हियर। तो हमको अदर अथॉरिटीज का चूंकि संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए इसको समझने में दिक्कत आती है। तो द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू, अब सरकार करती क्या है? सरकार या तो काम करती है नेचुरल पर्सन के साथ या तो जुरिस्डिक्शनल पर्सन के साथ। 2 तरह से काम करती, या तो सीधे किसी व्यक्ति के द्वारा, संस्था या किसी कंपनी और निकाय के साथ काम करती है। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिस्चार्ज जाते हैं तो द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल, और जबकि कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो कंपनीज, कॉरपोरेशंस और निकायों के द्वारा होते हैं। टू अंडरस्टैंड अदर अथॉरिटीज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। Government functions to 2 ways. One, directly via the government functionaries. Second, via some corporation, companies, institutions. तो जो अगर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है वह एक स्टेचुटरी बॉडी भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अगर कोई बॉडी रजिस्टर्ड है अंडर ए जनरल लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यह बॉडी आर्टिकल 12 के स्टेट की परिभाषा में इंक्लूडेड होगी। अगर कोई बॉडी रजिस्टर्ड है अंडर जनरल लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, तो अगर कंपनीज एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में कोई बॉडी इस्टेब्लिश की गई है तो वह अनुच्छेद 12 के अधीन आएगी। दूसरा, अगर जो एक बॉडी है जो स्टेट के द्वारा गवर्न होती है, स्टेट से इंस्ट्रूमेंटल है, तब वह स्टेट की परिभाषा में आएगी। तो यह मटेरियल नहीं है कि जो पावर दिया गया है वह कॉमर्शियल यूज का है या नहीं है। अगर स्टेट से कोई पावर डिराइव हो रहा है तब वह स्टेट की परिभाषा में आएगी। अगर आर्टिकल 298 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जिसमें ट्रेड और कॉमर्स का अधिकार राज्य को दिया गया है, अगर राज्य उस अधिकार का इस्तेमाल करके किसी बॉडी को बनाता है तो वह स्टेट की परिभाषा में आ जाएगा। तो जो कॉरपोरेशंस हैं,
जो अपने पास इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वह स्टेट की परिभाषा में आ जाएंगे। सर्टेन क्राइटेरिया लेट डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सर्टेन क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है कि कैसे वह एडजुडिकेट करेगा कि यह स्टेट है या नहीं है। पहला दिया है, इफ द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द बॉडी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, where the financial assistance is given by the government. Point number 3, if body enjoys monopoly status which is conferred or protected by the state. Number 4, अगर स्टेट का डीपर कंट्रोल हो। नंबर 5, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है वह क्लोजली रिलेटेड हो गवर्नमेंट के फंक्शन से। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर इसमें से कोई एक फीचर है तो वह स्टेट की परिभाषा में आ जाएगा। होप इट्स क्लियर। तो वह स्टेट की परिभाषा में सीधा सीधा आ जाएगा। तो हमने एक चीज समझ ली है कि स्टेट क्या होता है। वी हैव क्लोज डाउन वन एस्पेक्ट, व्हाट इज द स्टेट। किसी को कंफ्यूजन है? हमने एक शब्द से शुरुआत की, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि मूल अधिकारों के उल्लंघन के सीमा तक अमान्य होगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर राज्य को ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि उस सीमा तक अमान्य होगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसमें पहला शब्द था राज्य, उसको हम समझा। नाउ कम ऑन द सेकंड वर्ड, विधि, लॉ। लॉ के बारे में जो बात कही गई है वो आर्टिकल 13 में बात कही गई है। अगर आप संविधान को आर्टिकल देखें, आर्टिकल 13 देखें, यू सी द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैं बोल रहा हूं वो आर्टिकल 13 से हमने लिया हुआ है। आर्टिकल 13 के 13(3) में लॉ के बारे में बात कही गई है। जो लॉ आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 है वह इसने एक वाइडर कनोटेशन दिया है लॉ का। तो if we see आर्टिकल 33 सबसेक्शन ए, लॉ इंक्लूड्स, मिला आपको बेरक में, ओपन आर्टिकल 33 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन ए, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूसेज। आप अंडरलाइन को कस्टम और यूसेज, इस पे हम बहुत लंबी डिस्कशन करेंगे क्योंकि बाकी और सब सामान्य आप समझ गए हैं। तो जो आर्टिकल सब 3 है वह एक वाइडर कॉन्नोटेशन करता है कि लॉ के बारे में। अब हम आते हैं पर्सनल लॉ। हमारे जो संवैधानिक यात्रा है उसमें टाइम टू टाइम सेवरल फीचर्स ऑफ दीज लॉज हैज बीन चैलेंज्ड। इस बात पर चैलेंज किया गया कि यह इनकम्पैटिबल है विथ फंडामेंटल राइट्स। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर पर्सनल लॉ इज इन द लॉ और नॉट। जो हमारा संविधान की एक यात्रा चली है कि संविधान बनने के बाद जो कोर्ट में बहुत से वाद आए हैं, जो बहुत से इश्यूज आए हैं, उसमें यह बात हमेशा चली है कि फंडामेंटल राइट और पर्सनल लॉ का आपस में क्या रिलेशन है। और कोर्ट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कीपिंग इन व्यू द ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द ग्रुप्स टू विच दीज लॉज अप्लाई। तो एक कोर्ट का एक व्यू पॉइंट है कि पर्सनल लॉ के बारे में ज़्यादा इंटरफियर न किया जाए।
इसके लिए कोर्ट ने 2 स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया हुआ है। उन्होंने यह किया हुआ है कि चैलेंज जो पर्सनल लॉज हैं अगर आर नॉट कंपेटेबल टू फंडामेंटल राइट तो क्या किया जाए, तो फॉर द पर्पस पर द कोर्ट हैज टू वन इन सम केसेस द कोर्ट हैज रूल्ड दैट द चैलेंज्ड फीचर्स ऑफ द पर्सनल लॉज आर नॉट इनकम्पेटेबल द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा जो आपने चैलेंज किया है वह फंडामेंटल राइट से इनकम्पेटेबल हैं। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का सहारा लिया है। दूसरा, कोर्ट ने पर्सनल लॉ में इंटरफियर करने से इनकार कर दिया है और आर्टिकल 13 के कवरेज में मानने से भी इनकार कर दिया है। तो द कोर्ट्स हैव डिनाइड दैट द पर्सनल लॉ फॉल्स विद द कवरेज ऑफ आर्टिकल 13। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। इस पर सवाल इसलिए बनेगा कि अगर आप याद करिए, इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है, उसमें कहा गया था कि कुरान की कई आयतें संविधान के खिलाफ हैं। मैं उसी को ध्यान में रखकर यह सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 में आता है या नहीं आता है। जब मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कोर्ट इसके बारे में 2 दृष्टिकोण रखती है। एक दृष्टिकोण क्या रखती है कि आर्टिकल 14, 15, 25, 26 इनका सहारा लेकर कोर्ट कहती है कि पर्सनल लॉ इनकम्पेटेबल है फंडामेंटल राइट से। दूसरा क्या लेती है, कोर्ट यह कहती है कि आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉ नहीं आता है। यह क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? कौस्तुभ, आप क्लियर नहीं हुआ? आप तो वकील हो। अब इसके लिए क्या किया गया, अगर हम इसको फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मोटिव को समझें तो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे कि पर्सनल लॉ पार्ट 3 के एम्बिट के बाहर रहे। देखिए, जब आप कभी सवाल लिखेंगे आपको बहुत बेहतर आंसर मिल रहा, कैसे उसको एड्रेस करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो चाहते थे कि पर्सनल लॉ जो है वह पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट से बाहर रहे। पॉलीगैमी को चैलेंज किया गया आर्टिकल 14, 15 के तहत। इशू रेज किया गया कि पॉलीगैमी जो आर्टिकल 14, 15 के तहत है वह वॉइड है, जो पॉलीगैमी है वह वॉइड है और आर्टिकल 14 और 15 को यह अटैक करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे बहस करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया द इश्यूज रेज्ड इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्टेट पॉलिसी विथ विच कोर्ट डज नॉट ऑर्डरली हैव एनी कंसर्न। अब यह सवाल आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जजमेंट दे दिया है कि जो एक चैलेंज हुआ, जो पॉलीगामी पे चैलेंज हुआ कि यह अनुच्छेद 14 और 15 को वायलेट करता है, उस पर न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि यह जो मामला है यह स्टेट पॉलिसी का है, स्टेट इस पर पॉलिसी बनाए। स्टेट की पॉलिसी बनने के बाद हम इसको सुनेंगे, हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है। और इस बात को कहते समय कोर्ट ने कहा कि इसकी रेमेडी लाइज करती है लेजिस्लेचर के पास, न कि कोर्ट के पास। देखिए, यह गलत है या सही है अब आपके लिए मतलब नहीं रह गया है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह लैंड ऑफ लॉ हो गया है। तो आप आंसर करते समय इसका इस्तेमाल जरूर करिए कि कैसे पर्सनल लॉ जो है वह आर्टिकल 13 के लॉ से, विधि की संकल्पना से बाहर होता है। दूसरी बात, जो पर्सनल क्रिश्चियन लॉ है उसके बारे में कहा गया इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए, यही चीज आपके प्रीलिम्स के सवाल में लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। और जो बच्चे जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो जो पर्सनल क्रिश्चियन लॉ है यह फंडामेंटल राइट्स के बाहर जाता है। कोर्ट ने यह बोला कि अगर डिस्क्रिमिनेटरी है तो भी यह कोर्ट की इसमें नहीं, इसमें स्टेट पॉलिसी बनाए। तो कोर्ट ने रूल क्या किया,
personal laws are outside the scope of Article 31 as they are not laws as defined in Article 13 subsection 3 subsection B. यह आप याद करो, it is outcome. क्या पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 के तहत आते हैं या नहीं आते? उसका आंसर क्या है? द कोर्ट रूल्ड दैट personal laws are outside the scope of Article 13 subsection 1 as they are not laws as defined in Article 13 subsection 3 subsection B. It is clear or not clear? Personal laws आर्टिकल 13 के लॉ की परिभाषा में नहीं आते हैं। इस बात को समझाने के लिए हमने एक यात्रा की। अब यह कहना आसान नहीं है कि यह पर्सनल लॉज आर्टिकल 13 में नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि यह सेंसिटिव इशू है इसलिए कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि इस पर हम इंटरफियर न करें। इसको भी आप याद करिए। अगर आप यह लिखते हैं, ये बहुत अच्छा आंसर है। अगर सवाल, अभी मैं सवाल फ्रेम करता हूं, लेट मी कंप्लीट द लेक्चर। अगर सवाल आता है कि पर्सनल लॉ का पार्ट नहीं है, तो इसमें आप आंसर के साथ साथ यह भी लिखें, उसमें आंसर के साथ साथ यह लिखें कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए कोर्ट ने यह सोचा कि इन संवेदनशील मुद्दों पर हस्तक्षेप न किया जाए। यह लाइन सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, आप इसको लिख सकते हो। तो जो फतवा इशू होता है, कम ऑन द फतवा, देखिए मैं सारे उन टॉपिक को टच कर रहा हूं जो आपको एसे में काम आ सकते हैं, इंटरव्यू में काम आ सकते हैं, प्रीलिम्स में आ सकते हैं। अब आते हैं फतवा पे। जो फतवा इशू किया जाता है, क्या वह लॉ की परिभाषा में आता है? पहली बात, जो फतवा इशू किया जाता है उसके पीछे कोई भी कानून की शक्ति नहीं होती है। फतवा डज नॉट इमेंसिपेट फ्रॉम एनी इनफोर्सिएबल लॉ। जो फतवा इशू करता है वह भी फतवा को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो जो फतवा होता है उसके पीछे कोई कानून की ताकत नहीं होती है। तो जो कानून की ताकत जब फतवा के पास नहीं है तो वह आर्टिकल 13 की परिभाषा में कैसे आएगा? अगला, कस्टम। जब हमारा देश आजाद हुआ और जब हमारा संविधान बना, उस समय बहुत से कस्टम्स हमारे चल रहे थे। तो जो हमारे कस्टम्स थे, उन कस्टम्स के बारे में क्या कहा जाए? तो कस्टम्स, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दी, इवन इफ देयर वॉज ए कस्टम विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, दैट कस्टम मस्ट यील्ड टू ए फंडामेंटल राइट। अगर कोई कस्टम को कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट ऑल्सो नीड टू बी यील्ड टू द फंडामेंटल राइट। कस्टम जो बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ एंड स्क्रिप्चर्स है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 एंड 26, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वाइड अंडर आर्टिकल 13(1) एंड 13(3). लिसन केयरफुली, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कस्टम जो हमारे रिलीजियस फेथ और स्क्रिप्चर पर आधारित है और जिसको सुरक्षा प्राप्त है आर्टिकल 25 और 26 से। जब हम आर्टिकल 25-26 पे आएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। जिसको आर्टिकल 25-26 से सुरक्षा प्राप्त है, उसको इस बात के आधार पर वाइड नहीं किया जा सकता। उसको आर्टिकल 13 के अंदर वाइड नहीं किया सकता, उसको शून्य घोषित नहीं किया सकता। custom based on religious faith and scripture protected under, this is the underlying issue, protected under, सुरक्षित हैं under article 25 and 26, cannot be treated as void under article 13. Religious freedom can be curtailed for carrying out reform and changes by the state by enacting laws. यह आप आर्टिकल 25-26 में ही पढ़ेंगे कि अगर आपको रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल करना है तो उसको कर्टेल करने के लिए आप रिफॉर्म ला सकते हैं स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल करके। गॉट इट?
अब आप 4-5 सवाल सुनिए। राज्य की संविधान कहता है राज्य कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। उसमें राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं? ए पार्लियामेंट, बी लेजिस्लेचर, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी म्यूनिसिपल बॉडी। ओनली ए बी सी ए बी सी डी। राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? ए कंपनीज, बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सी पार्लियामेंट, डी नन ऑफ एबव। जितने तरह से सवाल बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप कर सकते हैं। अगला सवाल, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसमें राज्य शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? अगला सवाल, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। क्या यह वाक्य पार्लियामेंट की स्वतंत्रता पर किसी तरह से आघात करता है? देखिए सवाल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिए, सवाल इसी तरह से आते हैं और किसी तरह के सवाल नहीं आते हैं। अगला सवाल, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। इसमें विधि शब्द की व्याख्या करिए। यह सवाल हिलेगा ही नहीं अनलेस अंटिल यू स्टडी एज आई एम ट्राइंग टू स्टडी। यह सवाल हिलेगा ही नहीं। इफ यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन फर्दर यू नीड टू स्टडी लाइक दिस। आप उसमें विधि की परिभाषा दीजिए और कंप्लीट आप परिभाषा दीजिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो सवाल आपसे नहीं होगा। आर्टिकल 13(1) में एक शब्द है प्री कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टैट्यूट समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 13(1) रिफर करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 13(2) रिफर करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने इसको आपके संविधान के अनुच्छेद 13 से निकाला है। आप 13(1) और 13(2) पढ़िए। दोनों में शब्द है, एक में है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, एक में है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 31 रिफर टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13(2) refers to the post constitution laws. A law is void if inconsistent with the fundamental right. Either it is a pre-constitution law or it is a post-constitution law. Both laws are inconsistent. Both laws are the void if they are inconsistent with the fundamental right. अब इस प्रोपोजिशन को समझने के बाद हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह यूनिवर्सल है या इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। तो जो एक प्रोपोजिशन है कि पार्ट 3 के अगेंस्ट बनाया गया कोई भी कानून, वह कानून शून्य होगा, उसका एक्सेप्शन क्या है? ए फ्यू एक्सेप्शंस आर हियर। ए, some fundamental rights are applied to all persons, citizens as well as non-citizens. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 30 ओनली टू सिटीजन। 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28 अवेलेबल टू ऑल पर्सन। तो हमारे फंडामेंटल राइट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, 15, 16, 19, 30। सेकेंड पार्ट, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, टू ऑल सिटीजन, नॉन सिटीजन, 14,
20, 21, 23, 25, 27, 28। अब आप इन दो तरह के फंडामेंटल राइट को देने के बाद समझिए, तो सम फंडामेंटल राइट्स अप्लाई टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। Some of rights are available only to citizens. A law inconsistent with the fundamental right of the former type क्या है? Apply to the citizens, apply to all persons, apply to all persons, citizen and non-citizen. So a law inconsistent with the fundamental rights of the former type is ineffective to all person. Meaning by a law inconsistent with fundamental right available to citizen only is non est quo only and but not who cannot claim the benefit of fundamental right. तो दो तरह के फंडामेंटल राइट हो गए, एक सिटीजन के लिए, एक नॉन सिटीजन के लिए। इन दो फंडामेंटल राइट का ऑपरेशन अलग अलग तरीके से होगा, एक तरीके से नहीं होगा। दूसरा प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव, कि कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोस्पेक्टिव होगा, कौन सा रिट्रोस्पेक्टिव होगा। तो कल के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर, कि फंडामेंटल राइट में कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोस्पेक्टिव है, कौन सा रिट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। यहां से हम लोग अपनी बात कल स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा से पढ़ के आएंगे तो हमको पढ़ाने में मदद हो जाएगी। तो आप 4-5 सिद्धांत पढ़ के आएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ स्टैट्यूट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट, and how the fundamental right has been incorporated in Indian Constitution and Article 14 and 15। कल हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हो सकता है आप लोगों का लेक्चर, हो सकता है आप लोगों को लेक्चर थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड लग रहा हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने के लिए आपको एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। बहुत बेसिक पढ़ाई से सिविल सर्विसेज की परीक्षा नहीं पास हो सकती है। मैं इसको बार बार कहता हूं, मैं रोज कहूंगा कि आप लोग 2-3 काम अगर नहीं करोगे यह एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एक, एवरीडे राइटिंग करो। 2, एवरीडे 90 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो। और न्यूज़पेपर पढ़ने की एक प्रक्रिया है, जिस तरह से मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ने की कोशिश करो, कि उस न्यूज़पेपर आइटम के पीछे की फिलॉसफी पर जाओ और उस फिलॉसफी को निकाल कर समझने की कोशिश करो। अगर यह कहा गया कि भारत में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो आप यहीं मत रुको, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट किस देश से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट किस कमोडिटी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे इंटरनेशनल रीजन क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे भारत की नीतियां क्या है। आप सबको एनालाइज करने की कोशिश करो। ओनली देन यू आर एबल टू रीच वेयर वी वांट टू रीच। अगर आप बहुत सुपरफिशियल ढंग से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को मैं बार बार कहता हूं। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रयास शुरू हुआ है, यह प्रयास यह कोशिश करता है, यह प्रयास यह कोशिश कर रहा है कैसे आप लोगों को हम उस लेवल पर ले आएं जहां पे सिलेक्शन की संभावना बन सके। देखिए, सिलेक्शन होना न होना भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, आपके माता पिता के कर्मों के हाथ में है। लेकिन हम आपको सिलेक्शन होने लायक बना सकते हैं, आप एग्जाम देने लायक बना सकते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। तो जिसका स्टैंडर्ड अभी थोड़ा नीचे है, कोशिश करो, धीरे धीरे आप लोग ऊपर आ जाओगे। अभी हमारी क्लास शुरू हुई है करंट अफेयर्स की, शुरू हुई है पॉलिटी की, ज्योग्राफी की स्टार्ट हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं एनवायरनमेंट की क्लास जल्दी से आवे, हिस्ट्री की क्लास जल्दी से आए। अगर कोई टीचर मिल जाएगा तो हम उसको ले आएंगे, अगर कोई टीचर नहीं मिलता है तो मैं सारा पढ़ाने के लिए तैयार हूं, आप चिंता न करो। हम लोग टीचर सर्च कर रहे हैं, जितने टीचर मिल जाएंगे उनको हम यूज करेंगे, जिसमें टीचर नहीं मिलेगा उसको मैं सारा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपका सिलेबस पूरा होगा, इससे आप निश्चिंत रहें। बस आप कोशिश करें, ध्यान दें, मेहनत करें। विल सी यू टुमारो अगेन एट 6 o'clock। टेक केयर।